कल हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था सेल। सेल क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ना सेल करंट देता है, ना सेल वोल्टेज देता है, ना सेल चार्ज देता है। सेल देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। दो तरह के सेल हमने डिस्कस किए थे, प्राइमरी सेकेंडरी। एक और छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बटन सेल। बटन सेल और कुछ भी नहीं है, जो आपकी घड़ी के अंदर लगा हुआ होता है, इसे बटन सेल कहते हैं। अ सेल इन द शेप ऑफ ए बटन। बटन की शेप में जो सेल होता है उसे बटन सेल कहते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सेकेंडरी। ज़्यादातर ये प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी नहीं होते। अब इसके बाद सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स आती हैं, बहुत ज़रूरी इन सब टर्म्स को समझना। सबसे पहली टर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लिखते हैं ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या है, ध्यान से समझिएगा। तीन चार टर्म्स हैं, सबको समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? अभी हमने समझा पीछे कि इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है। इलेक्ट्रिक सेल केवल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये एक मैंने सर्किट में एक सेल लगा दिया, टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव। इससे पहले हम कुछ समझे, देखो क्यों क्यों हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सेल करंट नहीं देता, इलेक्ट्रिक सेल चार्ज नहीं देता। एक पाइप मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, वही पाइप जिससे आप अपने गमलों में पानी डालते हैं या घर की साफ सफाई करते हैं। ये है एक पंप, और ये पूरा पाइप क्लोज्ड है, एक तरह से क्लोज्ड है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है। पहला सिरा और आखिरी सिरा इसका एक साथ मिला हुआ, और इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ सारा ये लिक्विड है, कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड पंप में भी होगा। तो जब तक पंप ऑफ है, पंप चल नहीं रहा, क्या इसमें वाटर का फ्लो होगा? वाटर जो भरा हुआ है इसके अंदर इसका फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी भरा हुआ है, इसे चलने के लिए चाहिए एनर्जी, घूमने के लिए, इस पाइप के अंदर चलने के लिए चाहिए एनर्जी। अब आपने क्या काम किया? आपने पंप ऑन कर दिया। पंप ऑन कर दिया का मतलब आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी। किसे दी? इलेक्ट्रिक एनर्जी दी इस पंप को। और उस पंप ने क्या काम किया? पंप ने एक तरफ से पाइप के एक सिरे से पानी खींचा और दूसरी तरफ इसे पुश कर दिया। एक तरफ से सक किया, एक तरफ से पुश कर दिया इसने। तो अब इस मोशन से क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा लिक्विड मोशन में आ गया। अब ये पूरा का पूरा लिक्विड क्या हुआ? मोशन में आ गया। तो क्या पंप ने ये लिक्विड दिया है? लिक्विड बनाया क्या पंप ने? नहीं बनाया, लिक्विड तो पहले ही था इसके अंदर भरा हुआ। पंप ने इसे चलाने के लिए एनर्जी दी, पंप ने चलाने के लिए एनर्जी दी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कैसे समझेंगे? सपोज यहाँ आपका ये 1 किलोग्राम वाटर था। कितना पानी है ये? एग्जैक्टली 1 kg। 1 kg वाटर है ये। इस 1 kg वाटर को पंप ने पुश किया। ये 1 kg वाटर, इसके आगे और भी पानी है, इसके पीछे और भी पानी, लेकिन फिलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं केवल ये 1 किलो वाला पानी। अब ये 1 किलो वाला पानी यहाँ यूँ घूमता रहा, इसके आगे भी पानी, पानी के पीछे पानी, पानी के आगे पानी, वो तो कहाँ पानी, हर जगह पानी।
लेकिन हम बात कर रहे हैं किस पानी की, केवल इस 1 kg वाले पानी की। तो इस 1 kg वाले जो वाटर है ये पूरा का पूरा पाइप में घूमता चला गया, पाइप में घूमता चला गया। क्यों घूम रहा है? क्योंकि पंप इसको पुश कर रहा है, पंप ने एनर्जी दी इसे, पंप ने एनर्जी दी, सारी पानी को एनर्जी दे रहा है। लेकिन सिर्फ 1 किलो इस पानी को आप कंसीडर करें, तो 1 किलो पानी को यहाँ इस पूरे के पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, खुद अपने अंदर से भी फिर वापस निकाल के यहाँ लाने के लिए, जितनी एनर्जी देनी पड़ी, जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी इस पंप को, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ पंप। ठीक वैसे यहाँ किसी भी सर्किट में चार्ज तो पहले ही भरा हुआ है, ये कॉपर के वायर है, रेजिस्टर है, कंडक्टर है, ये सारे, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज को लेकर चलेंगे। जैसे ही आपने सेल लगाया, जो चार्ज रैंडम मोशन में थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए। क्यों? क्योंकि इन कंडक्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये चार्ज का मोशन बन गया इस पूरे के पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में चार्ज का मोशन डेवलप हो गया, स्टार्ट हो गया चार्ज का मोशन। तो चार्ज था पहले ही ऑलरेडी यहाँ इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में चार्ज था यहाँ ऑलरेडी। सेल ने केवल क्या काम करा, सेल ने केवल इस चार्ज को मोशन कर दिया, मोशन में ला दिया। तो अब आप इमेजिन कीजिए, कंसीडर कीजिए कि यहाँ से 1 कूलम चार्ज चला सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से, सपोज पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज 1 कूलम चला, और इस 1 कूलम चार्ज को यहाँ 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 इधर उधर यहाँ तक निगेटिव टर्मिनल तक, और फिर अपने अपने अंदर से फिर वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा सेल को, यही वर्क कहलाएगा इसका ईएमएफ। फिर से समझिए, सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से ले लीजिए आप, सर्किट के इस पॉइंट से 1 कूलम चार्ज चला, पूरे सर्किट में इधर उधर यहाँ वहाँ घूम फिर के यहाँ पहुंचा, सेल के अंदर से निकला और फिर यहीं वापस आ गया। सर्किट के एक पॉइंट से पूरे सर्किट में, इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ, खुद अपने अंदर से भी 1 कूलम चार्ज, यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितनी भी एनर्जी खर्च करनी पड़ी सेल को, ये एनर्जी ही ईएमएफ ऑफ सेल कहलाती है ये एनर्जी, लेकिन बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बोला जाता है इसे फोर्स, जबकि है ये एनर्जी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट सिंपल सी बात है जूल होगी, क्योंकि है तो ये एनर्जी। बोलने में ऐसा लग रहा है फोर्स है, ये फोर्स की तो यूनिट न्यूटन होती है ना, बोला ही जाता है बस कन्वेंशनली, परंपरागत नाम है इसका ये। तो एनर्जी है एक्चुअली, और इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो 1 कूलम चार्ज सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चला, पूरे सर्किट में घूमता फिरता, फिर वापस सेल के अंदर से निकलकर वहीं तक आ गया, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल तक। इस 1 कूलम चार्ज को, यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए सेल ने जितनी एनर्जी खर्च करी, जितनी एनर्जी खर्च करी, जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, जितना वर्क करना पड़ा इस सेल को, वो वर्क, वर्क कह दो या एनर्जी कह दो, वर्क डन बाय सेल और एनर्जी स्पेंट बाय सेल, ये एनर्जी ही कहलाती है इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, आप जो सेल खरीद के लाते हैं बाजार से, 7 रुपए वाला पेंसिल सेल, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। ये जो 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली इसका ईएमएफ है, ये इसका ईएमएफ लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सर्किट बनाया, सर्किट में चाहे आपने बल्ब लगा रखा है या कुछ भी लगाया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। सर्किट कितना लंबा चौड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं। कितना कौन किसके साथ पैरेलल में, कोई मतलब नहीं। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज चला, 1 कूलम चार्ज चला, घूमता 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 निगेटिव तक आया, और फिर वापस सेल के अंदर से निकलकर पॉजिटिव तक आ गया। इस पूरे काम के लिए सेल को खर्च करनी पड़ेगी 1.5 जूल ऑफ एनर्जी, 1.5 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में एक बार सर्कुलेट करने के लिए। तो ये जो जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी सेल को, जितना वर्क करना पड़ा सेल को, यही हो गया ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इट इज द वर्क डन बाय द सेल फॉर सर्कुलेटिंग यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज once round the circuit including the self itself।
EMF of a cell, EMF of a cell is the energy or the work done by the cell. कौन सा वर्क डन? फॉर मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस राउंड द सर्किट, एक बार घुमाना है, वंस राउंड द सर्किट, इंक्लूडिंग द सेल्फ इटसेल्फ, including the cell itself. EMF of a cell is the energy or the work done by the cell for circulating unit charge, unit positive charge ही लेंगे, unit positive charge once round the circle, once round the circuit including the cell itself. ये EMF बन गया। यहाँ तक की बात समझ आई? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। हाँ सही कह रहे हो। यहाँ तो मैंने इसकी यूनिट जूल बता दी, यहाँ बता दिया वोल्ट, तो ये तो मामला गड़बड़ है। सही कह रही हो आप बिल्कुल। जूल पर कूलम होती है, क्योंकि 1 कूलम को ले जाने में काम करना पड़ा ना, ये जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम है वोल्ट। पीछे याद कीजिए, जूल पर कूलम ही वोल्ट कहलाता है। क्लियर है? तो ये तो हुई बात ईएमएफ की। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट टर्म जो हमें पूरे सेल के बड़े बढ़िया बढ़िया सर्किट और बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में है, बहुत ध्यान से समझना। अगला इसको समझने के लिए, सेल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इसका टर्मिनल वोल्टेज। अब ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है? ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज एक दूसरे के भाई भाई हैं। 1 कूलम चार्ज चला सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, पूरे सर्किट में घूम फिर करके पहुंच गया सेल के निगेटिव टर्मिनल तक। ध्यान रखना, देखो सेल का काम है केवल इस चार्ज के फ्लो को बनाए रखना। यहाँ इस सर्किट में ये मैंने वाटर सर्किट बना लिया, वाटर सर्किट बना लिया। तो इस पंप का काम क्या है? इस पंप का सिर्फ एक काम है, इस पूरे सर्किट में पानी के मोशन को बनाए रखना। अगर आपने पंप स्विच ऑफ कर दिया या पंप इस सर्किट में से बाहर निकाल दिया, तो पानी तो रहेगा इस पूरे पाइप में, घूमेगा नहीं, वो चलेगा नहीं वो। तो इस पंप का काम है एनर्जी देना पानी के मोशन को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए। तो ठीक वैसे ही सेल का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज चला, पूरे सर्किट में घूम फिर करके सेल के निगेटिव टर्मिनल तक आया, निगेटिव टर्मिनल से फिर सेल के अंदर से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचा। इसके लिए जितना भी वर्क करना पड़ा सेल को, ये कहला जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल, जूल पर कूलम या वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या? टर्मिनल वोल्टेज भी इसी का भाई है। देखो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज चला 1 कूलम, और 1 कूलम चार्ज ये पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो हुआ, घूम फिर करके निगेटिव टर्मिनल तक आ गया। इस काम के लिए सेल ने जितनी एनर्जी खर्च करी, जितना वर्क करा, ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। फिर से समझिए, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज चला, पूरे सर्किट में घूम फिर करके पहुंच गया सेल के दूसरे टर्मिनल यानी के निगेटिव टर्मिनल तक। बस यहीं तक की कहानी है। जितना वर्क करना पड़ा सेल को, ये कहलाया जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। सेल के बाहर पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को एक बार घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। बात समझ आ गई आपकी? तो टर्मिनल, एक बात और ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ईएमएफ है 1.5 वोल्ट सेल का। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से चला, पूरे सर्किट में घूमा, निगेटिव तक आया, निगेटिव से फिर सेल के अंदर से होते हुए पॉजिटिव पर पहुंच गया। और 1 कूलम चार्ज को ये सारा काम कराने के लिए सेल ने एनर्जी खर्च करी 1.5 जूल। तो इसका वोल्टेज हो गया, इसका ईएमएफ हुआ 1.5 वोल्ट। लेकिन जब आप केवल एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में, सेल के पॉजिटिव से सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक, तो ये एनर्जी, सिंपल सी बात है, इस वाली एनर्जी से तो कम ही होगी ना,
क्योंकि कुछ एनर्जी अभी बच गई जो आपको खर्च करनी पड़ती सेल के अंदर चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज जैसे मैंने ये लिखा है ईएमएफ 1.5 वोल्ट, तो हो सकता है इसका टर्मिनल वोल्टेज केवल 1.2 वोल्ट हो, 1.2 जूल पर कूलम। कैसे? कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से 1 कूलम चार्ज चला, नेगेटिव पूरे सर्किट में फ्लो करा के नेगेटिव टर्मिनल तक लाने के लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ी 1.2 जूल, तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया 1.2 वोल्ट। और फिर सेल के अंदर से उस चार्ज को वापस पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने के लिए सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ी 0.3 वोल्ट, 0.3 जूल पर कूलम। तो 0.3 और 1.2 मिलकर कितने हो गए? 1.5 वोल्ट हो गए। बात समझ रहा है दोनों में? सेल सहित 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए सेल ने जितना काम किया वो है ईएमएफ। सेल निकाल दो सेल के अलग, एक टर्मिनल से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में सेल ने जितना वर्क करा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज। दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि इसको भी जूल पर कूलम में आपने फाइंड करा, इसे भी जूल पर कूलम में फाइंड करा, ये दोनों ही सेम यूनिट है, दोनों की वोल्टेज वोल्ट है दोनों का ही यूनिट। कोई कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन नहीं? अब इसके बाद पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल ये क्या है? पहली टर्म तो ईएमएफ है, सेकंड टर्म है टर्मिनल वोल्टेज, थर्ड टर्म है पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। और ये वाली जो टर्म है किताबों के अंदर लिखी नहीं है, यूज होता है इसका लेकिन किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं है, शायद ये किसी एक आध में हो किसी में। ये क्या चीज है? फिर से बात करते हैं इसी 1.5 वोल्ट की। 1 कूलम चार्ज चला पॉजिटिव टर्मिनल से पूरे के पूरे सर्किट में फ्लो होते हुए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल तक आ गया। सेल को काम करना पड़ा 1.2 जूल, काम करना पड़ा 1.2 जूल, तो टर्मिनल वोल्टेज हो गए 1.2 वोल्ट, क्योंकि 1 कूलम के लिए जूल पर कूलम है एक्चुअली 1.2 जूल फॉर 1 कूलम, जिसे हम कहते हैं वोल्ट। अब 0.3 जूल वर्क करना पड़ा सेल को अपने ही अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने के लिए। सेल को अपने ही अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव तक ले जाने के लिए काम करना पड़ा कितना? 0.3 जूल फॉर 1 कूलम, यानी कि वोल्ट। बस ये जो वर्क है ये कहलाता पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। नाम तीनों के अलग अलग हैं और तीनों है बिल्कुल एक ही चीज है। ये तीनों की यूनिट जूल पर कूलम, तीनों की यूनिट वोल्ट है, नाम तीनों के पता नहीं क्यों अलग अलग रख रखे। ईएमएफ सेल के सहित पूरे सर्किट में 1 कूलम को घुमाने के लिए, एक बार घुमाने के लिए जितना भी वर्क करे सेल, वो ईएमएफ। सेल के बाहर बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चार्ज को 1 कूलम चार्ज को घुमाने के लिए, चलाने के लिए जितना सेल ने वर्क करा 1.2 वोल्ट। सेल के अंदर से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने के लिए, सेल को खुद अपने अंदर से चार्ज फ्लो कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ा, ये पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। ये जो ईएमएफ है इसका सिंबल होता है ई, अक्सर कैपिटल ई, कभी कभार स्मॉल ई भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। टर्मिनल वोल्टेज इसका सिंबल है वी, और जो पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, स्मॉल ई से। ई, वो सॉरी मैं क्या लिख गया, मेरे दिमाग में आगे की बात आ रही है, स्मॉल वी, समझ गए? कैपिटल ई या स्मॉल ई से तो हम लिखेंगे ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज को लिखा जाएगा कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल इसे लिखेंगे हम स्मॉल वी से। करेक्ट? तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहा है इस इन सारी डेफिनेशन से ही। क्या? EMF इज इक्वल्स टू व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज प्लस क्या? पोटेंशियल फॉल। फॉल जरूर बोलना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कम हो जाता है ना ये पोटेंशियल फॉल इनसाइड द सेल। तो
आपके लिए क्या बढ़िया सा एग्जाम्पल बना, इक्वेशन बन गई ये, E is equals to कैपिटल V प्लस स्मॉल v, E EMF, कैपिटल V टर्मिनल वोल्टेज और स्मॉल v fall inside the cell, fall inside the cell, potential fall inside the cell। बात यहाँ तक की क्लियर हुई? यहाँ तक का किसी को कोई कंफ्यूजन? सर इसमें सर्किट चाहे कितना हो कितना भी छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? कौन पूछ रहा है? राधिका जी। हाँ बात तो यह है ही, हाँ बात तो यह है, आप सही कह रही हो भाई। अगर सर्किट छोटा हुआ तो आराम से घूम जाएगा चार्ज, है ना? और अगर सर्किट में घुमाव फिराव ज़्यादा हुए, रेजिस्टेंस पेजिस्टेंस बहुत सारे लगे हुए हुए, तो फिर इसको सेल को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है एक्चुअली। सर्किट चाहे कैसा भी क्यों ना हो, ये सेल की अपनी प्रॉपर्टी है। 1 कूलम चार्ज को पूरा एक बार सर्किट में घुमाने के लिए हर बार सेम वर्क करना पड़ेगा, चाहे सर्किट कैसा भी क्यों ना हो, चाहे सर्किट कैसा भी क्यों ना हो। अब जब आपने इतनी बात करी है तो थोड़ी सी कहानी आपको और सुना दूं मैं, थोड़ी सी कहानी और सुना दूं। देखो हमने जो है 10th क्लास में दो तरह की फोर्स पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी कौन सी, वो 10th क्लास में नहीं 11th क्लास में, कंजर्वेटिव, है ना? और एक पढ़ी थी नॉन कंजर्वेटिव। राधिका जी बताना जरा मुझे, नॉन कंजर्वेटिव इनमें क्या अंतर होता है? सर कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी भी कंजर्वेटिव होती है हम्म। और नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो जाती है। अच्छा अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स में तो एनर्जी क्या होती है पता ना, पहले फिर से बताइए। सर एनर्जी सेम रहती है, मतलब किसी और फॉर्म में चेंज नहीं होती। अच्छा अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी सेम रहती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हम्म। बर्बाद कर दिया लॉकडाउन ने, वरना हम भी थे आदमी बड़े काम के। यही बात है ना राधिका जी? हम्म। बर्बाद कर दिया लॉकडाउन ने, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम के। सब भूल गए 6 महीने में, 5 महीने में। हाँ, अब क्या मैं पूरी कहानी दोबारा बताऊं? टाइम की कमी है, वैसे ही ये सामने टाइम चलता रहता है, इसी देख के दिमाग में टेंशन बनी रहती है। 28 मिनट 35 सेकंड हो गए, लो जी लो, अब करो क्या करो। देखो कंजर्वेटिव फोर्स हैं जिसके अगेंस्ट या जिसके द्वारा, बाय विच और अगेंस्ट विच द वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट डिपेंड ओनली ऑन द फाइनल एंड द इनिशियल स्टेट। फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है वर्क डन, चाहे वो करा जा रहा हो उस फोर्स के द्वारा या फोर्स पर, फोर्स के अगेंस्ट हो रहा हो। तो यह है कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस साथ ही साथ उस टाइम एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिकल फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें कि वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड ऑन द फाइनल इनिशियल पोजीशन एज वेल एज द पाथ फॉलोड। जैसे आपका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है, आपकी मम्मी ने कहा बेटा जरा मुझे सफाई करनी है, इसे यहाँ से बक्से को, इसे संदूक को खिसका के यहाँ रख दे। तो पहले तो आपने यहाँ रखा, अगली बार मम्मी ने कहा वो बेटा यहाँ मत रख, यहाँ तो यहाँ से बीच में सोफा पड़ा हुआ था, यहाँ से कैसे, तो पहले आपने इसे खींच के यहाँ लेके गए, फिर दोबारा में फिर यहाँ खींच के ले गए। तो पहली बार आपको कम वर्क करना पड़ेगा, दूसरी बार ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जबकि फाइनल इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है। तो ये वाली फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वर्क डन डिपेंड कर रहा है पाथ पर भी और इनिशियल फाइनल पोजीशन पर भी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे कि ये आपका कोई एक बॉडी रखी हुई है, इसका मास m है और इसे आपने सीधे हाइट h तक ऊपर उठा दिया, तो आपको यहाँ वर्क करना पड़ा mgh, करेक्ट? अब इससे हाइट h तक उठाने के कई तरीके। पहला तरीका तो ये कि आप इसे जो है छत पर पहुंच जाओ, और छत पर जो है पहुंच के किसी से कहो रस्सी, या रस्सी बांध लो, रस्सी का सिरा लेकर सर पे पहुंच, छत पे पहुंच और खींच लो इसे ऊपर। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे यहाँ से स्टेयर केसेस से लेकर जाएं, जीना चढ़ के ले जाएं। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से एक ढलान, जैसे वो अक्सर वहाँ बना होता है एयरपोर्ट पे या हॉस्पिटल्स में, कि ढलान है, ढलान पर लुकाते लुकाते ले जाओ।
तीनों केस में आपको वर्क mgh काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाथ पे तो डिपेंड है ही नहीं। सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये जो वर्क डन हो रहा है यहाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स इज वर्किंग डन। तो एक्चुअली ईएमएफ क्योंकि फोर्स से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए हम फोर्स बोल देते हैं इसे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, इट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए इस सर्किट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि लंबा चौड़ा सर्किट है, रेजिस्टेंस तगड़ा लगा हुआ, तो इसे इतना ही जूल वर्क करने में थोड़ा सा ज्यादा वर्क टाइम लग जाए, टाइम ज्यादा लग जाए, हो सकता है सर्किट में पूरा चार्ज घुमाने के लिए। अगर सर्किट छोटा सा सिंपल सा कम रेजिस्टेंस है तो जल्दी से घूम जाएगा ये, लेकिन काम उतना ही करना पड़ेगा। 1.5 वोल्ट रस्सी से पकड़ के खींच लिया, तुरंत ऊपर पहुंच गया। सीढ़ी पे लेके जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा, लुढ़का लुढ़का के लेके जाओगे स्लोप पे थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। काम हर बार आपको आपको mgh ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? पक्का क्लियर हुई राधिका जी? यस सर। ओके वेरी गुड। पूछना बहुत आसान, बहुत अच्छी बात है। जो पूछ रहा है, जिसे कंफ्यूजन है फिजिक्स में, वो फिजिक्स समझ रहा है। जिसे फिजिक्स में कंफ्यूजन है पढ़ते पढ़ते, वो फिजिक्स समझ रहा है। जो बार बार पूछ रहा है वो फिजिक्स समझ रहा है, और जो चुपचाप बैठा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा शक है कि वो बैठा हुआ है या कुछ सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा। वेरी नाइस राधिका जी, वेरी नाइस। तो अब मैं क्लास कंप्लीट करूं, क्योंकि इंग्लिश की क्लास का आपको शायद मैसेज आ गया होगा अब तक। ओके अभी आपकी इंग्लिश की क्लास के बाद में फिर से फिजिक्स की क्लास होने वाली है, राइट?